मॉर्निंग दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल ऑक्सीजन एकेडमी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 1 को, जिसको हम लोग फुली रिवीजन करेंगे और इसको शॉर्ट नोट्स करके भी रिवीजन करेंगे एकदम और बहुत ही आसान तरीके से इसको देखेंगे हम लोग। ये जो भी स्टूडेंट अगर एनसीईआरटी चैप्टर 1 पढ़ लिए हैं तो उनके लिए एक रिवीजन करने का ये बहुत अच्छा ये अवसर है, वो रिवीजन अच्छे तरह से कर सकते हैं। और पिछले वीडियो जो भी मैंने बनाया था वो 12th बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मैंने बनाया था केवल वीडियोज़, बट आज के वीडियोज़ में हम लोग ये देखेंगे कि ये पूरी तरह से एनसीईआरटी को कवर करेंगे। और ये एनसीईआरटी का बुक है जो ये बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको मदद कर सकता है, जैसे कि नीट भी हो गया। अगर हिंदी से भी कोई विद्यार्थी नीट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए भी ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए हम लोग लेसन 1 को हम लोग एक माइंड मैप की तरह हम लोग देखेंगे। स्टार्ट तो करेंगे हम लोग कि पूरे लेसन 1 को हम बोर्ड पर लिख देंगे, उसके बाद थोड़े थोड़े इन सभी के बारे में बताएंगे, फिर डिटेल्स में देख लेंगे। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। मेरा लेसन 1 है जीवों में जनन। हम शुरू करते हैं जीवों में जनन से स्टार्ट करेंगे। ये जीवों में जनन मेरा टॉपिक है, सॉरी लेसन का नाम है मेरा। जीव तो हर कोई जानते हैं कि जीव क्या होती है। ये दुनिया भर के जीव जो भी चीज़ें हैं जिसके भीतर लाइफ है वो जीव कहलाएगी। और जनन का जब हम लोग बात करेंगे तो जनन क्या होती है, तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है। शुरू करते लेसन को हम, तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है। हम स्टार्ट करेंगे जनन से। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान बच्चे को जन्म देता है। बच्चे को जन्म देता है। हम लोग जीवों में जनन में हम लोग ये पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे। पहले तो शुरू में हम देख लेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना हम लोग किस किस टॉपिक को पढ़ना है, और शॉर्टकट में देख लेंगे पहले उस टॉपिक के बारे में। एक तरह से ये आपके माइंड में भी बैठ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग पूरे डिटेल्स में सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में पहले तो हम लोग जानेंगे जीवों में जनन में। सबसे पहले मैंने ये परिभाषा देखा, डेफिनेशन देखा जनन का, कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है। जनन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान बच्चे को जन्म देता है, वो जनन कहलाती है। क्या कहलाएगी? जनन कहलाती है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमको ये दो ही चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है। एक तो मेरा लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन के बारे में स्टडी करनी है। ये लैंगिक जनन के बारे में स्टडी करनी है। पूरे चैप्टर में हमको लैंगिक जनन और दूसरा मेरे को अलैंगिक जनन के बारे में स्टडी करनी है। अलैंगिक जनन के बारे में स्टडी करनी है। ये पूरे चैप्टर में हमको दो ही चीज़ के बारे में स्टडी करना है, लैंगिक जनन और अलैंगिक। मुख्य रूप से इन्हीं दोनों चैप्टर के बारे टॉपिक के बारे में स्टडी करनी है। इसके बाद अगर इस लेसन में सबसे पहले हाँ एक और बात है यहाँ पर कि जीवों में जनन, आखिर जीव में जनन क्यों अनिवार्य है। क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, कॉमन सा भी क्वेश्चन है, बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है कि जीव में जनन क्यों अनिवार्य है। आखिर जीव लोग जनन करते क्यों हैं। तो चलिए जीव क्यों जनन करते हैं सो देखते हैं। जातियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए जातियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनन क्या है? आवश्यक है। जनन क्यों आवश्यक है? सिंपल सी बात है कि जातियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए। क्या है कि हर जीव चाहेगा कि मेरे जाति इस धरती पर कायम रखे। अगर मान लीजिए कि कोई जीव प्रजनन नहीं करेगा, जनन नहीं करेगा, तो उसका अस्तित्व भी मिट जाएगा ना। सपोज दैट मान लीजिए कि अगर जो लैंड का बात करेंगे, अभी टोटल इस धरती पर जितना भी लैंड है,
अगर लायन रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, ये जन्म देना, अपने जैसे जीवों को जन्म देना बंद कर दे, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो हर लायन है ये तो कुछ ना कुछ टाइम के बाद, कुछ वर्षों के बाद ये तो बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाने के बाद ये तो मरेंगे ही मरेंगे। तो फिर इसका क्या होगा? अस्तित्व ये एंड हो जाएगा। तो इसी को बचाने के लिए, ये लायन ही नहीं, ये हर जितना भी बहुकोशिकीय जीव है, ये सभी जीवों के लिए, यहाँ तक कि मनुष्य के लिए भी है। अगर मनुष्य भी अपने जाति को, या मनुष्य भी प्रजनन करना छोड़ दे, तो हम लोगों की भी जाति खत्म हो सकती है। हम लोग की भी जाति खत्म हो सकती है। ये हर जीव की कहानी है। इसीलिए हम लोग को प्रजनन जरूरी है। कि प्रजनन तो पहली बात यह है कि प्रजनन अपने जातियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन जरूरी है। दूसरी बात है कि अब ये जनसंख्या वृद्धि करने के लिए, कि अपने स्पीसीज की जनसंख्या बढ़ानी है, तो इसके लिए भी प्रजनन जरूरी है। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा? पहले तो कि जीवों में जनन में सबसे पहले तो देखा कि जनन का परिभाषा मैंने देखा कि जनन क्या है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने समान बच्चे को जन्म देता है। दूसरी बात मैंने देखा कि जनन क्यों जरूरी है, आखिर जीव जनन क्यों करते हैं। तो चूंकि जनन जीव इसलिए करते हैं ताकि वो अपने जाति को बनाए रखे इस धरती पर। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमको दो टॉपिक के बारे में स्टडी करनी है, मुख्य रूप से दो टॉपिक के बारे में। एक मेरा लैंगिक जनन, दूसरा मेरा अलैंगिक जनन के बारे में। अगर हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में, तो अगर ये लैंगिक जनन में मुख्य रूप से तीन चीज़ों के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी हम लोग को। पहला तो अगर लैंगिक जनन की अवस्थाएं के बारे में देखेंगे तो तीन चीज़ आएगी। पहला निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना, दूसरा निषेचन, तीसरी बात है चलिए कोई बात नहीं, निषेचन पूर्व घटना। सबसे पहले देखेंगे हम लोग निषेचन पूर्व घटना के बारे में देखेंगे। नंबर 1 में देखेंगे हम लोग निषेचन पूर्व घटना, दूसरी नंबर देखेंगे निषेचन, तीसरी नंबर देखेंगे निषेचन पश्च घटना। ये लैंगिक जनन की तीन अवस्थाएं पाई जाएगी। पहला तो निषेचन पूर्व घटना आएगा, और दूसरी बात आएगा निषेचन आएगा, और तीसरी बात है निषेचन पश्च घटना के बारे में देखना है। इन तीनों चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है और एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। अगर बात करेंगे यहीं पर निषेचन पूर्व घटना का, तो इस निषेचन पूर्व घटना को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस निषेचन पूर्व घटना में हम लोग दो चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला तो स्टडी करेंगे हम लोग निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन के बारे में। किसके बारे में? युग्मक जनन के बारे में। और दूसरी हम लोग देखेंगे युग्मक स्थानांतरण के बारे में। युग्मक स्थानांतरण के बारे में, इसको इंग्लिश में गैमेट ट्रांसफर के नाम से बोलेंगे। तो पहला देखेंगे युग्मक जनन के बारे में, युग्मक स्थानांतरण के बारे में। अभी सिर्फ हम लोग लैंगिक जनन वाले टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये अलैंगिक को भी हटा दिया हमने। अलैंगिक के बारे में भी देखेंगे कि अलैंगिक के कितने प्रकार होंगे, अलैंगिक जनन होती क्या है। अभी मैंने ये भी नहीं बताया कि लैंगिक जनन क्या होती है या अलैंगिक जनन क्या होती है। सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक को हम लोग डिस्कस करना है, छोटे छोटे टॉपिक के बारे में। तो चलिए निषेचन पूर्व घटना में हमने क्या देखा? युग्मक जनन के बारे में, इसके बारे में पढ़नी है, और दूसरी युग्मक स्थानांतरण के बारे में पढ़नी है। चलिए अगर देखेंगे निषेचन के बारे में, तो निषेचन के बारे में भी अगर अलग से देखेंगे तो निषेचन के बारे में भी हम लोग को पढ़नी पड़ेगी। इसके भी दो प्रकार के बारे में, निषेचन के बारे में दो तरह से पढ़ेंगे। एक होता है आंतरिक निषेचन, दूसरा होता है बाहरी निषेचन। चलिए बाहरी निषेचन, दूसरा होगा आंतरिक या फिर भीतरी निषेचन। आंतरिक या भीतरी निषेचन। चलिए आंतरिक निषेचन ही कर देना केवल। आंतरिक निषेचन के बारे में कि लैंगिक जनन की घटना में अगर देखेंगे तो लैंगिक जनन को हम लोग तीन तरह से स्टडी करेंगे। तीन छोटे छोटे टॉपिक हुई है। पहला क्या आ जाएगा हमारा निषेचन पूर्व घटना, दूसरा मेरा निषेचन, और तीसरा मेरा निषेचन पश्च घटना। अगर निषेचन पूर्व घटना का बात करेंगे तो निषेचन पूर्व घटना को ये दो भागों में बांटेंगे। एक मेरा युग्मक जनन आएगा, दूसरा मेरा युग्मक स्थानांतरण आएगा। पहले तो युग्मक जनन के बारे में देखेंगे हम लोग कि युग्मक बनेगा कैसे। युग्मक बनेगा तो युग्मक बनने के बाद निषेचन का पर्पस से युग्मक का स्थानांतरण होगा, फिर निषेचन होगा, निषेचन के बाद भ्रूण बनेगा, भ्रूण के बाद फिर एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो क्या देखें हम लोग, निषेचन पूर्व को दो भागों में बांटा मैंने, युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण। फिर इसके बाद निषेचन है तो निषेचन को मैंने बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन में बांटा। इसी तरह से निषेचन पश्च घटना को भी देखेंगे तो निषेचन पश्च घटना में मेरा क्या आ जाएगा, निषेचन पश्च घटना को भी 2 पार्ट्स में हम लोग बांट देंगे। अगर इसके 2 पार्ट्स में बांटेंगे तो पहला क्या आएगा मेरा युग्मनस आ जाएगा। मेरा क्या आएगा, युग्मनस, और दूसरा मेरा आ जाएगा भ्रूणोद्भव।
क्या आएगा, भ्रूणोद्भव। पूरे चैप्टर में मेरे को ये लैंगिक जनन की तो देख लें इस सेशन पर घटना में हम लोग ये दोनों के बारे में स्टडी करें, एक तो युग्मनज के बारे में और दूसरा भ्रूणोद्भव के बारे में। चलिए, तो मेरा ये लैंगिक जनन की अवस्थाएं हो गया मेरा, ठीक है, कि लैंगिक जनन में हमको इतना चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है। अब आ जाते हैं अलैंगिक जनन के ऊपर, अब आते हैं। तो देखिए अलैंगिक जनन, हाँ अभी तक मैंने नहीं बताया कि अलैंगिक जनन क्या होते हैं और लैंगिक जनन क्या होते हैं। तो चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होती है। वैसे तो डीप में इसके बाद हमको बताना ही है, ये तो समझिए कि एक तरह से माइंड मैप है कि हमको इस लेसन में इतना चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है और सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम बता देंगे। इस वीडियोज़ के लास्ट में हम बताएंगे हम। चलिए अलैंगिक जनन को पहले तो हम लोग बांट लेते हैं कुछ भागों में। सबसे पहले तो इसमें खंडन विधि आएगा, फिर खंडन के बाद आ जाएगा आपका मुकुलन, फिर मुकुलन के बाद आएगा इसमें से पुनर्जनन, बीजाणु जनन। ये सब अलैंगिक जनन की शाखाएं हैं। बीजाणु जनन, फिर बीजाणु जनन के बाद इसी में आ जाएगा, चलिए हम ऊपर इसमें कर दे रहे हैं। बीजाणु जनन के बाद आ गया आपका अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, और इसी में एक और आ जाएगा कायिक जनन, बहुत इंपॉर्टेंट, कायिक जनन। ये कायिक जनन आ जाएगा। अगर सभी के एग्जाम्पल अगर लेके देखेंगे, ये खंडन को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं खंडन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक द्विखंडन दूसरा बहुखंडन। एक द्विखंडन और दूसरा क्या है, बहुखंडन। इसको फ्रेगमेंटेशन यानी एक विखंडन भी देता है, कहीं कहीं विखंडन भी, ठीक है। हो गया खंडन को 2 भागों में, द्विखंडन बहुखंडन। अगर एग्जाम्पल हम सबका देखेंगे एग्जाम्पल, तो खंडन का बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा मेरा अमीबा, पैरामीशियम, ये सब मेरा खंडन विधि का एग्जाम्पल। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, खैर एक एक एग्जाम्पल हम लोग लेके। इसका आ जाएगा कवक, इसका आ जाएगा कुछ सवाल भी आ जाएगा इसका, कवक, और कुछ सवाल भी आ जाएगा। बीजाणु जनन में भी कवक आ जाएगा, ये फफूंदी होता है कवक, बीजाणु जनन में भी आ जाएगा। पुनर्जनन का बात करेंगे तो पुनर्जनन में आपका आ जाएगा चपटा कृमि आ जाएगा। पुनर्जनन के एग्जाम्पल में चपटा कृमि। मुकुलन का बात करेंगे तो मुकुलन के एग्जाम्पल, अगर मुकुलन के एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं अलग थोड़ा मुकुलन के एग्जाम्पल। यहाँ पर थोड़ा मुकुलन के एग्जाम्पल ईस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ईस्ट और हाइड्रा, ये लोग आ जाएगा, ईस्ट हाइड्रा हो जाएगा। स्पॉन्जी भी आ जाएगा, तो स्पॉन्जी के लिए एक अलग से रखा गया, लेकिन स्पॉन्जी भी आ जाएगा मुकुलन में। खंडन का हो गया, मुकुलन हो गया, पुनर्जनन हो गया, और अनिषेक जनन का, अनिषेक जनन किसमें होगा, मधुमक्खी में होगा, मधुमक्खी। एक ही एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है। मधुमक्खी में कायिक जनन का बात करेंगे तो कायिक जनन, आलू की आँख हो गया। चलिए कायिक जनन के लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं, कायिक जनन। कायिक जनन का एक एग्जाम्पल इसका भी लेते हैं, आलू की आँख हो गया, जलकुंभी हो गया, अगैव हो गया, ये सब कायिक जनन का एग्जाम्पल है। तो ओवरऑल हम लोग को इतना ही चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी करनी है। अगर इसके बाद देखेंगे तो हमने इसमें क्या क्या टॉपिक छोड़ा वो भी देख लेते हैं ज़रा सा। पहले तो इसमें हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, इसमें मेरे को स्टार्टिंग लेसन 1 में जीवों में जनन में पहला टॉपिक ही मेरे को पढ़ना था, जीवन काल के बारे में स्टडी करना था, जो कि मैंने छोड़ दिया है। जीवन काल या जीवन अवधि के बारे में छोड़ दिया मैंने। फिर लैंगिक जनन, अगर जब बात करेंगे लैंगिक जनन पढ़ने के लिए, तो इसमें हमने कुछ इसकी अवस्थाएं के बारे में छोड़ा है, जो कि सबसे पहले तो कायिक प्रवस्था आएगा, जो कि पौधों में पाया जाएगा, या फिर इसको किशोरावस्था, किशोरावस्था की प्रवस्था, जनन की अवस्था, जनन अवस्था, तीसरी टॉपिक का बात करेंगे अगर तो वृद्धावस्था,
या मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ा है जिसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। हम लोग एक भी चीज़ लेसन 1 चैप्टर जो इसमें हम लोग एक ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो कि हम लोग छोड़ेंगे। जितना भी एनसीईआरटी में दिया ना, हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, सभी को बोर्ड पर देखेंगे हम लोग। लेकिन अब ये मेरे पास उतना बड़ा बोर्ड नहीं है और एक बार में हम कर भी नहीं सकते हैं, इस वजह से मैंने किया। और ये लेसन 1 में पूरा का पूरा लगभग मेरे को इतना ही के बारे में पढ़ना है। अगर बात करेंगे तो ये समझिए कि एक माइंड मैप है जो ऐसे मैंने कर दिया, इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि इधर मैंने ये ले गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया, या मैंने यहाँ लिख दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को मैंने इस बोर्ड पर लेकर पूरे बोर्ड पर लिख दिया। लेकिन समझिए कि मैंने पूरे लेसन 1 को इस बोर्ड पर लिख दिया। चलिए स्टार्ट से एक बार और फिर से हम लोग देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे जीव में जनरल रिलेशन। तो सबसे पहले हम तो आएंगे जनन की परिभाषा के ऊपर। सबसे पहले क्या देखेंगे, ये नंबर 1 में, ये चलिए 1 नंबर में हम लोग जनन की परिभाषा के बारे में स्टडी कर लेंगे कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने समान बच्चे को जन्म देता है, वो जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। फिर इसके बाद मैंने देखा कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से मेरे को 2 चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है, 2 चीज़ों के बारे में, 2 टॉपिक के बारे में। एक तो मुख्य रूप से मेरे को लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है, दूसरा मेरे को मुख्य रूप से अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ लैंगिक जनन का मैंने ये अवस्थाएं लिखा और इधर अलैंगिक जनन के प्रकार मैंने लिखा। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऊपर में ये भी लिखा है कि ये जीव में जनन क्यों अनिवार्य है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छा है, बात है कि आखिर जीव सब होते हैं, जनन क्यों करते हैं। हम लोग जनन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन पहले ये तो जानेंगे ना कि आखिर जनन जरूरी क्यों है, क्यों आखिर जीव सब जनन करते हैं। तो इसको भी मैंने ऊपर में लिख दिया कि जातियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। किस चीज़ में? जातियों में। दुनिया भर के जो भी जीव है ना, जातियाँ पाई जाएंगी, उन सभी के भीतर निरंतरता बनाए रखने के लिए ये जनन जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी जीव, दुनिया का किसी भी जीव का बात करें, वो जाति का बात करें, जाति विशेष का जब हम बात करेंगे, अगर वो प्रजनन करना बंद कर देगा, जनन नहीं करेगा, तो उनकी जाति वहीं ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए जनन जरूरी है, हर जातियों के लिए जनन जरूरी है। तो जातियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अब देखेंगे जीव में जनन, ये दोनों मुख्य रूप से दोनों मेन टॉपिक के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन की अवस्था के बारे में जब स्टडी करेंगे, लैंगिक जनन होती क्या, पहले जान लेते हैं थोड़ी सी लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन क्या होती है? यह लैंगिक जनन का मतलब हुआ कि जिसमें युग्मकों का मिलन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें 2 अलग अलग इंडिविजुअल मिलकर युग्मक का निर्माण करेगा, या फिर कोई एक ही इंडिविजुअल ये 2 तरह के गैमेट को 2 तरह के युग्मक का निर्माण करते हैं। इसमें 2 जनक की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें विविधता पाई जाएगी, ये कहलाएगी लैंगिक जनन। या अगर बात करेंगे इसका लैंगिक जनन का, तो लैंगिक जनन और लैंगिक जनन की अपेक्षा जो होती है काफ़ी एक जटिल प्रक्रिया है, ये थोड़ी लेट से होती है। इसकी अपेक्षा अलैंगिक जनन की अपेक्षा बात करेंगे तो ये काफ़ी देर से होने वाली प्रक्रिया है, तो ये कहलाएगी लैंगिक जनन। ठीक है, अब लैंगिक जनन की अवस्था के अगर बारे में बात करेंगे तो मुख्य रूप से 3 तरह के लैंगिक जनन की अवस्थाओं के बारे में स्टडी करते हैं। पहला तो बात करेंगे हम लोग ये निषेचन पूर्व घटना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? निषेचन पूर्व घटना के बारे में। हम लोग सीरियल वाइज देख रहे हैं। पहले हमने जीवों में जनन में सबसे पहले देखा कि ये जनन के बारे में परिभाषा देखा, उसके बाद ये जनन क्यों जरूरी है इसके बारे में देखा, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये कि लैंगिक जनन क्या है, और फिर लैंगिक जनन के कितने मतलब ये अवस्थाएं पाई जाएगी। तो लैंगिक जनन की अवस्थाएं के बारे में देखेंगे। तो लैंगिक जनन की अवस्थाएं 3 मुख्य रूप से, एक निषेचन पूर्व, दूसरा निषेचन, तीसरा निषेचन पश्च घटना। फिर निषेचन पूर्व के बारे में देखेंगे। तो निषेचन पूर्व को अगेन 2 भाग में विभाजित कर दिया गया, एक तो मेरा युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। तो भाई यहाँ से सवाल उठता है कि युग्मक जनन है क्या? तो युग्मक बढ़ने की प्रक्रिया को बोलेंगे युग्मक जनन। ये युग्मक अगर मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य के भीतर 2 तरह के युग्मक बनते हैं ना, एक शुक्राणु, दूसरा अंडाणु। शुक्राणु को नर युग्मक बोलेंगे और अंडाणु को मादा युग्मक बोलते हैं ना। तो ऐसे बात आ रही है कि युग्मक जनन क्या भाई? तो युग्मक बनने की प्रोसेस को बोलेंगे युग्मक जनन। दूसरी बात आती है युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जब बन गया है तो युग्मक अपने स्थान को परिवर्तन करते हैं, अपने स्थान को क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। किस लिए? निषेचन के लिए। इसको बोलेंगे युग्मक स्थानांतरण। तो निषेचन पूर्व घटना में हम लोग 2 चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे अच्छी तरह से, हम लोग युग्मक जनन के बारे में और दूसरी युग्मक स्थानांतरण के बारे में। इसके बाद आएगा मेरा निषेचन, दूसरा स्थान पर मेरा निषेचन आएगा। तो भाई ये नर तथा मादा युग्मक के मिलने को निषेचन हम लोग कहते हैं। इसको सिंगामी के नाम से भी जानेंगे। तो निषेचन को भी 2 भाग में हम लोग बांट के पढ़ेंगे हम लोग, एक तो बाहरी निषेचन और दूसरा भीतरी निषेचन या फिर आंतरिक निषेचन के बारे में देखेंगे कि निषेचन भी 2 तरह के बाबू, ये एक बाहरी निषेचन हो गया, दूसरा आंतरिक निषेचन। फिर फाइनली 3rd नंबर बात करेंगे तो निषेचन पश्च घटना क्या है? निषेचन पश्च घटना की निषेचन के बाद क्या घटनाएं घटेगी? तो निषेचन के बाद 2 ही घटनाएं घटती है,
एक होता है युग्मनज का बनना और दूसरा है भ्रूणोद्भव। कि मेरा ये निषेचन पक्ष घटक मैंने यहाँ भी देख लिया कि ये युग्मनज का फॉर्मेशन होगा, दूसरा भ्रूणोद्भव होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर अलैंगिक जनन के बारे में। अब इस वाले इधर वाले पोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। इधर वाले पोर्शन को तो मैंने कंप्लीट देख लिया, इधर के पोर्शन के बारे में देखेंगे। इधर मेरा क्या है, अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन भाई क्या होगा, तो अलैंगिक जनन ये भी है क्या है, जनन का एक प्रकार है। जैसे लैंगिक जनन एक जनन का प्रकार है, उसी तरह से अलैंगिक जनन भी एक जनन का प्रकार है। अलैंगिक जनन में मिलनी क्या होगा, इसमें युग्म का न तो निर्माण होगा नहीं मिलन होगा। इसमें किसी एक के गो जनक के द्वारा जो है संतति की उत्पत्ति हो जाएगी। बहुत ही एक सरल प्रक्रिया है, बहुत जल्दी भी हो जाएगी। कुछ अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो अलैंगिक जनन का प्रकार है मेरा क्या है, सबसे पहले देखेंगे खंडन है मेरा। फिर खंडन को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, खंडन को 2 भागों में बांट दिया गया। देखिए खंडन, यहाँ पर इसी खंडन को मैंने यहाँ ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर जगह कम थी और यहाँ बहुत ही ज़्यादा ये ऐसे ऐसे हो जाता है, इस वजह से मैंने खंडन को यहाँ पर ले लिया और सभी को मैंने एक एक एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया है। खंडन को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक द्विखंडन दूसरा बहुखंडन। अगर बात करेंगे द्विखंडन का तो ये अमीबा पैरामीशियम में सब एग्जाम्पल आ जाएगा। बहुखंडन में कवक आ जाएगा, कुछ सवाल भी आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर अगर बात करेंगे मुकुलन, तो मुकुलन को फिर मैंने यहाँ पर ले लिया कि मुकुलन जो होता है ईस्ट में होता है। मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में होता है। ये मुकुलन भी 2 तरह के होंगे, एक बाहरी मुकुलन दूसरा भीतरी मुकुलन। अगर बाहरी मुकुलन का बात करेंगे तो ईस्टोहेड्रल और भीतरी मुकुलन तो स्पंजी में भीतरी मुकुलन होता है। ठीक है, फिर तीसरा नंबर पर पुनर्जनन है। यह पुनर्जनन ये जनरली चपटा कृमि में होता है। इसके एग्जाम्पल पुनर्जनन का चपटा कृमि हो गया। फिर है ये बीजाणु जनन। ये सब क्या है, अलैंगिक जनन का प्रकार है। मैंने शुरू किया कहाँ से, एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए खंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, फिर बीजाणु जनन। ये बीजाणु जनन कवक में होगा, किस में होगा, बीजाणु जनन जो होगा कवक के भीतर होगा। ठीक है, फिर यहाँ से हो जाए, यहाँ तक हो गया बीजाणु जनन। फिर बीजाणु जनन के बाद यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग ये अनिषेक जनन पर। ये भी एक अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, अनिषेक जनन, जो कि मधुमक्खी में होगा। किस में होगा, एक ही एग्जाम्पल सिर्फ लेकर देखें। फिर इसको हम लोग को डिटेल्स में पूरी तरह देखना है। फिर पूरा हम इतना है ना कि मेरा ये लेसन 1 मेरा खत्म हो गया, नहीं, ये तो मैंने सिर्फ शॉर्टकट दिखा दिया, एक माइंड मैप मैंने दिखा दिया आपको कि पूरे हमें चैप्टर में हमको इतने चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है, इतने ये टॉपिक्स और टॉपिक्स के बारे में स्टडी करनी है। आगे देखिए, फिर अगला करें कि कायिक जनन। ये रहा कायिक जनन आपका, ये भी एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, जो कि ये कायिक जनन सिर्फ पौधों में यूज किया जाएगा। किस पे यूज किया जाएगा, ये पौधों के लिए यूज किया जाएगा कायिक जनन। इधर देखेंगे कायिक जनन के लिए, तो कायिक जनन में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे आलू की आँख हो गया, ये जलकुंभी हो गया, जलकुंभी में जो ऊपरी भूस तरीका होता है, और गायब हो गया बुलबिल। ये सब क्या है, प्रकंद, और ये सब कायिक जनन के उदाहरण है। तो इन सभी के बारे में हम लोग को डिटेल्स में पढ़नी है। ये तो सिर्फ हम समझिए कि माइंड मैप है, जो कि आराम से आप दिमाग में सेट कर सकते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कंप्लीट जो भी एनसीईआरटी का लेसन 1 है ना, हिंदी में पूरी तरह से समझिए कि आप लोग का कंप्लीट भी हो गया शॉर्टकट में। अब इसके बारे में हम लोग को डिटेल्स में देखनी है। हाँ, इस चैप्टर में एक और चीज़ हम बता दे रहे हैं, इसमें छोड़े क्या क्या है। पहले तो इस लेसन का मैंने फर्स्ट टॉपिक ही जीवन काल ही मैंने छोड़ दिया है, जो कि अब जब देखेंगे हम लोग डिटेल्स में, पूरी डिटेल्स में, तो जीवन काल के बारे में देख लेंगे। जीवन काल वैसे होती क्या है, तो जीवन काल किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग जीवन काल कहते हैं। जैसे कुछ जीवों का जीवन काल के बारे में देखेंगे तो कुछ बहुत ही हैरानी करने वाले जीवन काल भी हमने देखा। जैसे हम लोग पैरोट का बात करेंगे तो पैरोट का भरोसा नहीं होता है बहुत सारे विद्यार्थियों को कि पैरोट का जीवन काल, एक तोता का जीवन काल जो है 140 साल हो जाएगा। एक तोता का जीवन काल 140 साल हो जाएगा। और ये केला का पेड़ का जीवन काल, ये केला जो है इसका जीवन काल 25 ईयर्स, लगभग 25 साल लगभग ये सब। तो इन सभी टॉपिक के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग को देखना है कि लैंगिक जनन में हम लोग को कुछ अवस्थाओं के बारे में देखना है, जैसे किशोरावस्था हुआ, जनन की अवस्था हुआ, वृद्धावस्था हुआ। इसके बाद कुछ प्लांट्स है जो कि वार्षिक होता है, द्विवार्षिक होता है, बहुवार्षिक होता है। ये सब पौधे के बारे में छोड़ा मैंने। फिर बांस का पेड़, ये बांस को मैंने छोड़ दिया। नीला कुरंजी के बारे में हमने छोड़ा है। ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने कुछ कुछ छोड़ दिया है, जो कि हम लोग सबको डिटेल्स में देखेंगे। फिर भी ये आप लोग ये अपने एक बोर्ड पर ही जो मैंने पूरा का पूरा दे दिया ना, ये एक तरह से माइंड मैप है कि बैठा लीजिए कैसे कैसे होगा, क्या होगा, कि जीव में जनन जो है ये क्यों ज़रूरी है, ये सॉरी जीव में जनन क्यों ज़रूरी है, जीव में जनन होती क्या है, इसकी अवस्था क्या है। मैंने पूरी लैंगिक जनन की अवस्था के बारे में बता दिया। कितने चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर इधर अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में, कि टोटल आपको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है हम लोग को। तो आज के वीडियोज़ में हम लोग इतना ही तक देखेंगे, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।